हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी आप सबका। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिसेंटली हमारा जो ऑनगोइंग बैच है उसमें एक टेस्ट हुआ था, कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी। पीजीबीपी का एक टेस्ट पहले भी हो चुका था, तो ये सेकंड टेस्ट था जिसमें मेनली कैपिटल गेन और पीजीबीपी को इंटीग्रेट कर दिया गया था। बैच की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, कई बच्चों ने बहुत बढ़िया भी किया, कई जगह पे छोटी छोटी गलतियां भी हुई जिसके कारण भारी नुकसान हो गया। इन दी एंड आपको पता ही है। तो ये क्वेश्चंस मैं अब डिस्कस करवाने जा रहा हूँ कि ਇਹਦੇ क्या आंसर्स होने चाहिए थे। ठीक है। अगर कोई बच्चा इसको अटेम्प्ट करना चाहता है तो ਇਹਦਾ पीडीएफ वो हमारे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह में से डाउनलोड कर सकता है। जो जीएससी सीए इंटर टेस्ट सीरीज है, वहाँ ਇਹਦਾ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट आप ਇਹਦੇ आंसर्स को अगर समझेंगे वीडियो के माध्यम से तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। अभी के लिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ये रही इसकी फाइल, टेस्ट वाली जो फाइल है। अराउंड 44 मार्क्स का ये टेस्ट था, दो चैप्टर्स ये कवर करता था, कैपिटल गेन्स एंड पीजीबीपी। तो पहले जी इसको पढ़ते हैं थोड़ा, क्या कहता है क्वेश्चन। हिसाब किताब लगाते हैं कि कौन से सेक्शन में से है। XYZ commenced the operation of the business of a new three-star hotel in Madurai, Tamil Nadu on this date। तो 35 AD आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा जैसे ही थ्री स्टार होटल आपने देखा। कंपनी incurred the capital expenditure 50 lakh during the January 2020 to March 2020 for the above business। ये previously incurred capital expenditure है, but even this is eligible for deduction, आपको पता है। It must be capitalized in the books, capitalize है सर। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर 2021, मतलब जिस साल बिजनेस शुरू हो चुका है, इट इनकर ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 करोड़, आउट ऑफ विच 1.5 करोड़ वाज फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड। सर लैंड एलिजिबल नहीं होती 35 एडी में, ध्यान रखिए। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी फॉर AY 21-20। अज्यूमिंग XYZ लिमिटेड ने सारी जो कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशंस जो होती हैं 35D की डिडक्शन के लिए, 35AD की डिडक्शन के लिए, वो पूरी कर दी हैं। The profit from the business from running this hotel before claiming this 35 AD is 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए का मतलब कि यहाँ इनके पास है प्रॉफिट इस डिडक्शन के पहले। कंपनी ऑल्सो हैज अनदर एग्जिस्टिंग बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ रनिंग द 4 स्टार होटल विच इज इन कोयम्बटूर विच कमेंस 2 ईयर बैक। प्रॉफिट उसके इतने। सर हमें ये पता है कि स्पेसिफाइड बिजनेस में इनिशियल ईयर्स में लॉस होने की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। सर क्यों? सर क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाती है ना। कहाँ नॉर्मल बिजनेसेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे धीरे धीरे करके डेप्रिसिएशन मिलती है, या सिंगल गो में वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन दे देते हैं। उस वजह से लॉस होने की प्रोबेबिलिटी इनिशियली तो है, पर साथ साथ रूल ऐसे बनाए गए हैं कि अगर यहाँ लॉस होता है स्पेसिफाइड बिजनेस में, तो इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। और वो स्पेसिफाइड बिजनेस चाहे पहले कभी शुरू किया हो, जिस वक्त 35 AD के लिए एलिजिबल ना भी हो तब भी चलेगा, पर वो होना वही हो चाहिए जो स्पेसिफाइड है, मतलब कि जो स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आता है। अब हो सकता है वो कुछ साल पहले शुरू कर लिया जब 35 AD उसे कवर नहीं करता था, तो डिडक्शन 35 AD में तो उसकी मिली नहीं होगी। बट है तो वैसा ही बिजनेस ना जो 35 AD कहता है। हाँ जी सर। तो स्पेसिफाइड बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। यहाँ तो सर इन्होंने सिंपल ही दिया है, स्पेसिफाइड बिजनेस एक और दिख ही रहा है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों का सोल्यूशन सही था। आओ थोड़ा डिस्कशन कर लें। लिखने में टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करने वाले, आपको बता देंगे कि क्या आंसर होने चाहिए थे। पर्टिकुलर अमाउंट रुपी कॉलम, प्रॉफिट फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ न्यू होटल 25 लाख रुपए। इसमें से 35 AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर 20-21 में जो हुआ है, सर 20-21 में 200 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर उसमें से 1.5 करोड़ मतलब 150 लाख ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो सर लैंड तो एलिजिबल नहीं होती, तो सर 50 लाख की तो डिडक्शन फिर भी दोगे ना। हाँ जी सर दे ही रहे हैं। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रायर पीरियड में हुआ है उसकी भी आपको डिडक्शन दे दी। तो सर 25 लाख में से 100 की आपने डिडक्शन ले ली। लॉस तो बेटा होना ही था, जब ऐजा सवाल आएगा उसमें तो लॉस होगा ही होगा। अब प्रॉफिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रनिंग अ होटल इन कोयम्बटूर 120 लाख। तो दीज कैन बी एडजस्टेड। कहता नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर सेट ऑफ लॉसेज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन भी लिख दिया सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला, 45 लाख। अभी बैच में हमने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ये सब किया नहीं हुआ है, तो आप लोगों ने अगर ये नहीं भी लिखा तो चलो माफ है। बट लेटर ऑन आंसर इस तरीके से है कि भाई आगे जिस तरह सारा पढ़ लिया जाएगा तो सब लिख के आना है।
तो इसको पेपर के एंगल से और बेटर प्रेजेंटेशन इसमें की जा सकती है। आपको पता ही है, नेम ऑफ सेसी, स्टेटस एज ए पर्सन, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, वो सब लिख के इसकी और बेटर जड़ी है लुक आ सकती है। और आगे बढ़ते हैं सर, अगला सवाल देखते हैं कि क्या कहता है। मिस्टर करण इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग टॉयज, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 इनका टर्नओवर है 1,75,00,000। He opted for paying tax as per the presumptive assessment scheme let down in 44AD। सर 2 करोड़ तक होता है वो, कोई चक्कर नहीं है। He has no other income during the previous year। Is he liable to pay advance tax? If so, what will be the minimum amount of advance tax जो पे करे, और उसकी ड्यू डेट भी बता दीजिए, और एडवांस टैक्स भी बता दीजिए। ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ सच एडवांस टैक्स अज्यूमिंग होल ऑफ द टर्नओवर रिप्रेजेंट कैश। सर फिर 6% का तो कोई चांस ही नहीं, 8% ही होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इसका आंसर भी देखने चलते हैं। सर यहाँ पे हमने वो पूरा वो एडवांस टैक्स टुक्स का जो लॉ है वो भी सारा लिख दिया है, इससे परेशान ना हो जी, अभी आप इतना पढ़े नहीं है। बाकी जो बच्चे ऐसे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके पेपर अभी हैं, मतलब कि अभी अब पता तो किसी को भी नहीं है कि कभी हैं, कि जुलाई में होते हैं या नवंबर में ही जाते हैं, उनको ये सारा पता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उन्हें फुल फ्लेज पता होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि भाई अगर आप 44 AD में आ जाते हो तो आपने जो एडवांस टैक्स देना है होल अमाउंट ऑन और बिफोर 15 मार्च दे देना। तो करण को यहाँ पे ये पैसा जमा कराना होगा। एनी अमाउंट पेड बाय द वे ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 31 मार्च शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 मार्च। ये जब हम एडवांस टैक्स को डिटेल में पढ़ते हैं तो ये सारी बातें आती हैं। अब 8% इसका किया गया, ये इसकी इनकम है भाई की। अब तुम लोगों ने जिन्होंने पेपर को अटेम्प्ट किया है, जो पेपर मैं चेक कर चुका हूँ, तुम्हें चेक करके वापस भेज चुका हूँ आंसर शीट्स को, क्योंकि आजकल हम इसी तरीके से पढ़ रहे हैं भाई। प्रॉपर आप आंसर शीट अटेम्प्ट करके मुझे भेजते हैं, चाहे वो इंटर हो, फाउंडेशन हो, चाहे फाइनल हो, फिर उसको चेक करके भेजा जाता है। ठीक है, अब इस कोरोना काल में इसी तरीके से काम चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो 14 लाख रुपए आपके पास इनकम आ चुकी है। इसके अंदर जी भाई इन्होंने ये माना है कि भाई यही इसकी टोटल इनकम है, वो तो और फिर कर भी क्या सकते थे। इसके ऊपर हमने नॉर्मल वे में स्लैब लगा दी है। ठीक है जी, हमने कोई वो जो बेनिफिट वाली एक स्कीम आई है 115 BAC, जिस पे यूट्यूब पे वीडियो डली थी, ऐसी कोई जम्पशन इसमें नहीं ली है, वो भी आप पेपर में जरूर लिख दें। बाकी आप एक्सपर्ट बंदे हैं जी, आपको पता ही होता है कि 10 लाख तक तो 1,12,500 ही बनता है। उसके बाद जितना ऊपर है उस पर 30%, फिर जो टोटल बनेगा उस पर 4%, तो इतना टैक्स आपको देना है। अब इसमें बहुत लोगों ने अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स कंप्यूट नहीं किया है। सर ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में से ही उठाए गए, आईसीआई के ही क्वेश्चन है। तो बेटर विल भी आप क्वेश्चन को समझें, थीम समझें कि एडवांस टैक्स का थीम है, तो अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स बताने में भी आपका कुछ नहीं जाता। इन्होंने नंबर फिर 4 में से 1 या 1.5 इसी चीज के काट देने, या 2 नंबर भी जा सकते हैं कि भाई एडवांस टैक्स कंप्यूट तो किया नहीं। तो एक बार क्वेश्चन को रीड दोबारा कर लीजिए। सर देखो उसने साफ लिखा है, ही हैज नो अदर इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इज ही लाइबल टू पे एडवांस टैक्स? यस, क्योंकि 10,000 से तो ज्यादा ही बन रहा है, 10,000 और मोर। इफ सो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स? तो लिख तो दिया ना यार, एंड द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो ऑब्वियस है यार, इशारा तो साफ है कि एडवांस टैक्स निकालना था। अगला सवाल फिर से हमने प्रिजम्पटिव की तरफ से ही डाला, क्योंकि कोर पीजीबीपी क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन, ये वो वाले वो आपके पिछले टेस्ट में भी हुए थे। एक बड़ा क्वेश्चन आगे भी डाला एग्जाम ओरिएंटेड। ज्यादा स्ट्रेस इसमें था कि जो जो ये प्रोविजंस हैं जो एग्जाम में ज्यादा चलती हैं, इन पे आपको टेस्ट किया जाए। मिस्टर एक्स हैड 4 heavy good vehicles having a gross vehicle weight of 15 टन each on 1/4/2020। अच्छा सर, इसको तो यहाँ लिख ही लो, 1/4/2020। क्या बोला? कहता मेरे पास 4 हैवी गुड व्हीकल्स हैं। हैवी गुड व्हीकल, हैवी गुड कितने हैं? 4, ठीक है सर। 15 टन के सर 12,000। अब आपको मैं रिवाइज करा दूं, मैं कि तुम में से ना कई भूले बैठे होते हैं। ये देखो, ये हम आगे 44 AE में। वो कह रहा है हैवी गुड व्हीकल वो होता है जिसका ग्रोस व्हीकल वेट एक्सीड 12,000 किलोग्राम, 12,000 किलोग्राम से ज्यादा होता है। तो इन्होंने तो अपने आप ही लिख दिया ना, इन्होंने तो देखो आपको हिंट सही दे दिया। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा वेट है जी 15 टन, हैवी गुड है, क्योंकि 15 टन मतलब कि भाई आपका 15,000 किलो, ठीक है ना। तो 12,000 किलो से ऊपर है, तो 4 तो ये है सर। अब इसकी इनकम क्या होगी सर? 1,000 रुपये होती है पर टन के पीछे। ये क्वाइड 7 हैवी गुड व्हीकल
7 heavy good vehicle having a vehicle weight of this much 14 टन ऑन 27/6। सर ये इधर ले रख लेते हैं इनको कि 27/6 को इन्होंने और खरीदे, 27/6/2020 को और खरीदे, कितने खरीदे सर? 7। ही सोल्ड 2 heavy good vehicle having a gross weight on this date। किस दिन भाई? 31/5/2020 को। ठीक है सर। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी बता रखे हैं। फिर ये रखा है कि अज्यूमिंग ही ऑप्ट्स फॉर ए प्रिजम्पटिव असेसमेंट, बताओ जी उसकी टोटल इनकम वगैरह क्या होगी। तो सर अब आपको बहुत सिंपल सी बात रखनी है, इसमें जड़े 2 बच गए वो तो 12 महीने के लिए, और 2 जो बिक गए उनके आप देख लो 31 मई को सेल है, तो सर उनके अप्रैल और मई 2 महीने आएंगे। और बेटा जो यहाँ खरीद रहे हो आप 27 जून को, सर इसमें ऐसा होता है जो पार्ट ऑफ मंथ के लिए भी ओन कर लो ना तो इनकम पूरे मंथ की लगती है। अच्छी तरह याद करो, यूनिटरी मेथड मुथड कोई नहीं लगाते, इफ इट इज ओन्ड फॉर ए पार्ट ऑफ मंथ आपको लगेगा टैक्स, इनकम आपकी कंप्यूट होगी। सर इसमें फिर कितने महीने बनाओगे? सर 4th और 5th मंथ नहीं है, अप्रैल और मई नहीं है, बाकी जी फिर जून ऑनवर्ड तो है ही है, तो 10 महीने बनाऊंगा। इतना काम करना था, पहले इतना देखते हैं, चेक करते हैं। सर ये देखो जी, 2 जो आपके हैवी गुड व्हीकल है 2 महीने के लिए हैं, जड़े बेच दिए गए हैं, उनकी 2 महीने के लिए इनकम आई है 15,000 के हिसाब से। 15,000 इंटू 2, एक व्हीकल 1 महीने की इनकम हुई 30,000, 2 महीने 60,000 होगी। फिर बैलेंस जड़े 2 हैवी गुड व्हीकल रह जाते हैं वो 12 महीने के लिए आ रहे हैं। सर इनकी इनकम हुई जी 15,000 इंटू 2, ये हुई 30,000, 30,000 इंटू 12, 3,60,000। फिर जड़े 7 हैवी गुड व्हीकल हैं इनकी जो इनकम है, एक तो बेटा जी ये ध्यान रखना कि यहाँ अब 15 टन वेट नहीं है वहां पे, सर वेट यहाँ पे है इनका 14 टन, तो 14,000 रुपये इनकम होगी। बिल्कुल सर 14,000 रुपये इनकम होगी, तो 14,000 रुपये इनकम, 7 व्हीकल 10 महीने, बिल्कुल सही। सर उसके बाद ये बिजनेस इनकम आ गई है। सर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इसमें से एडजस्ट हो सकता है? सर क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कुछ डिडक्शंस नहीं मिलती हैं इसमें से, बट ब्रॉड फॉरवर्ड और लॉसेस तो अलाउड है। देन यही आपकी टोटल इनकम थी, कोई 80C 80U का तो कोई हिंट हमारे पास था नहीं, तो डन है सर ये क्वेश्चन भी। अब यहाँ भी मेरे को पूरी तसल्ली है, ज्यादातर बच्चों ने तो आंसर ठीक ही निकाला। अब कई कैलकुलेशन ही गलत करते रहते हैं तो भाई फिर उसमें तो कोई जिम्मेवार है नहीं। आपको ये प्लस माइनस वाली टेक्निक बता रखी है कि ओपनिंग में लिख लो, फिर माइनस हो रहा है वो डिलीट मार दो, जहां से हो रहा है नया आ रहा है उसका अलग एरो खींच दो, उससे सब पता चल जाता है कहाँ जाना है। सर इंस्टीट्यूट के फेवरेट स्टाइल क्वेश्चंस, तो एक पेपर में से आया हुआ सवाल है ये। मिस्टर एक्स इज एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट, वकील साहब आ गए। ही कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बेसिस। कहता है जी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जड़े हैं वो कैश बेसिस पे रखते हैं। हिज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 इज गिवन बिलो। तो ये रिसीट एंड पेमेंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा जा बंदा कई बार उलझ जाता है, क्योंकि बेटा एक आदत पड़ी होती है नेट प्रॉफिट में अलाउड डिसअलाउड वाले क्वेश्चन करने की। मैं पहले मना कर दूं भाई, ये वो स्ट्रेटेजी नहीं है। इधर रिसीप्ट्स दी हुई हैं, रिसीप्ट्स में से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी रिसीप्ट है जिसे सेक्शन 28 के दायरे में लेके बिजनेस इनकम कहा जा सकता है। पेमेंट में कौन से ऐसे पेमेंट्स हुए हैं जो अलाउबल एक्सपेंस बन सकते हैं सेक्शन 30 से 37 तक। समझ रहे हैं मेरी बात? इस टेक्निक से क्वेश्चन किए जाते हैं बेटा। नेट प्रॉफिट एडलेस वाले बच्चे जरा इसको रहने दें, पहले अपने कॉन्सेप्ट बनाएं, ठीक है। तो भाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस, वकील साहब को कंसल्टेशन फीस आई इतनी, रेम्यूनरेशन आई यूनिवर्सिटी से, इवेल्युएटर है एलएलबी के एग्जाम के, पेपर ऊपर चेक कर देते होंगे। सर ये तो फिर अदर सोर्स में जाएगा, टीचर वाले क्वेश्चन में भी हम इसे अदर सोर्स ही लेते हैं, कोई प्रोफेशन से तो ये वकील है। सेल प्रोसीड ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, ये 1/7/19 को खरीदा था और ये आपने 3 लाख का खरीदा था, 5 लाख में बेच दिया। इट वॉज परचेज ऑन 1/7/19। सर अब ये घर जो है आपका, बने रहे थोड़ा सा, ये इस ईयर के दौरान बिका, तभी इस इंफॉर्मेशन को यहाँ रिसीट एंड पेमेंट में दिया गया है। और रेजिडेंशियल हाउस जैसी चीज 24 महीना प्लस 1 दिन रखने के बाद, 24 महीना प्लस 1 दिन, याद है वो 1 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जैक्टली 24 महीने नहीं, रखने के बाद लॉन्ग टर्म होती है। सर आप ये देख लो, ये 1/7/19 है, इस तारीख तक मैक्सिमम ये बिक गया होगा, हो सकता है पहले कभी बिक गया हो,
तो किसी भी एंगल से इसके 24 महीने प्लस एक दिन यहां पूरा नहीं होने वाला। देख रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो ऐसी सिचुएशन में जी नेचर ऑफ गेन आएगी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगी, बिना इंडेक्सिंग के कंप्यूट हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। सैलरी फ्रॉम सैलरी फ्रॉम लॉ फैकल्टी फॉर वर्किंग एज ए पार्ट टाइम लेक्चरर। पार्ट टाइम लेक्चरर के तौर पे भी बेटा जो सैलरी मिले उसे इनकम अंडर दी हेड सैलरी में ही जाना होता है। तो सैलरी की हेडिंग पूरी हम कर चुके हैं, बड़ी हेडिंग्स हमारी सारी हो चुकी है, टेंशन फ्री चल रहा है इस वक्त काम। भाई सैलरी की हेडिंग में कुछ नहीं लिखा कि फुल टाइम होगा तो यहाँ आना है, उसमें ये लिखा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो यहाँ आना है, चाहे फिर वो पार्ट टाइम बेसिस पे हो, चाहे फिर वो रिलेशन हो आपका फुल टाइम बेसिस पे। समझ पा रहे हैं सारी बात? हाँ जी सर समझ पा रहे हैं। तो इस सैलरी को आपको इनकम अंडर दी हेड सैलरी लिखना है, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की भी जरूरत बिल्कुल बनती है 16(1)(a) के अंदर, ध्यान रखना। थोड़ा सर पेमेंट का भी एनालिसिस कर लें। सर रेंट पेड फॉर बिल्डिंग, नीचे जाके कोई कहानी बन जाए तो बात लग गया, नहीं तो हम बिल्डिंग के किराए की डिडक्शन दे देंगे वकील साहब को। ऑफिस एक्सपेंस की तो बिल्कुल ही देंगे। नई गाड़ी खरीदी पुट टू यूज कर दी इस दिन, डेप्रिसिएशन दे देंगे। कंप्यूटर परचेज एंड पुट टू यूज, कई नालायक पार्टियां आ जाती हैं, कहते सर ये तो अब ऊपर कैश बेसिस लिखा हुआ है तो यहाँ डेप्रिसिएशन देते हैं। सर एक्सप्लेनेशन पड़ी थी सेक्शन 32 की, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो मिलनी ही मिलनी है भाई, डेप्रिसिएशन तो मिलनी मिलनी है। डेप्रिसिएशन कोई कैश एक्सपेंस नहीं है, वो तो कैश में कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर होता है, डेप्शन तो वो सिस्टमेटिक एलोकेशन है, याद है ना आपको? डेप्शन कैश एक्सपेंस नहीं है, ध्यान रखें। कैश में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है, डेप्रिसिएशन तो सिर्फ उसकी एलोकेशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितने साल उसका हमने बेनिफिट लिया एसेट का। तो कई लोग इसमें इधर उधर हो जाते हैं, कहते सर डेप्रिसिएशन नॉन कैश खर्चा होता है तो कैश बेसिस वाले को डिडक्शन क्यों मिलती है? कई लोग कहते हैं नहीं डेप्शन भी कैश खर्चा ही होता है तो डिडक्शन दे दो। दिमाग खराब यार, कैश बेसिस है चाहे एक्रूअल बेसिस है, आप सेक्शन 32 क्यों नहीं पढ़ते? डिडक्शन डेप्रिसिएशन की मिलेगी मिलेगी, नो डाउट डेप्रिसिएशन नॉन कैश खर्चा। कैश आउटफ्लो तब होता है व्हेन यू एक्वायर द एसेट एंड व्हेन यू डेप्रिशिएट, तो इसमें कोई आउटफ्लो नहीं होता, कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कभी नहीं हिलते जब आप डेप्शन लगाते हैं। अकाउंटिंग की थोड़ी भी समझ है तो इस बात को आप समझें, एंट्रियां डाल के देखें पता चल जाएगा। देन लीगल बुक्स परचेज्ड, अब लीगल बुक्स कितने ही खरीदी वो भी दिया हुआ। देन देयर इज कार एक्सपेंसेस, ठीक है लीगल बुक्स पे सर डेप्रिसिएशन का क्या रेट चल रहा है? सर अब तो आसान ही है, चाहे एनुअल पब्लिकेशन है चाहे अदर देन एनुअल है, अब तो 40% ही है। सर कार एक्सपेंसेस पे थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट कोई ना कोई पॉइंट बना देता है। एडवांस इनकम टैक्स, सवाल ही नहीं पैदा होता डिडक्शन मिल जाए। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस फॉर एंटायर हाउस, अब तो शक होने लग गया, हाउस एंटायर हाउस। सन्स कॉलेज ट्यूशन फी पेड, अगर 80C में डिडक्शंस की बात करें तो वहां कुछ हो सकता है, गिफ्ट टू डॉटर का कुछ नहीं होगा, लाइफ इंश्योरेंस का 80C में कुछ हो सकता है। अब सर नीचे कहानियां लिख के आती हैं, कहता हमारी लीगल फी आउटस्टैंडिंग है इतनी। सर कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग लीगल फी का कुछ नहीं होगा, रेंट पेबल है इतना, कुछ नहीं होगा। 70% यूज ऑफ कार ऑफिशियल पर्पस के लिए, 30% पर्सनल पर्पस के लिए। लीगल बुक्स फॉर 12,000 वॉज परचेज ऑन दिस डेट एंड पुट टू यूज ऑन द सेम डेट एंड फॉर 18,000 ऑन दिस डेट पुट टू यूज ऑन द सेम डेट। घबराइए ना, ये 30,000 की जो एंट्री है, कहां देख रहे हैं एंट्री? ये रिसीट एंड पेमेंट में, अपनी अकाउंटिंग की समझ लाओ। रिसीट एंड से पेमेंट का अकाउंट क्या होता है? सर ये तो समरी होती है कैश बुक की, असल में तो ये अकाउंट ही नहीं है, ये तो समरी है कैश बुक का। कैश बुक होती है डिटेल्ड, हर डेट पे एंट्री, हर डेट पे, तो इसमें डाल देते समरी में कि पूरे साल में लीगल बुक्स की पेमेंट 30,000 हुई। तो नीचे उसने कैश बुक से डिटेल निकाल के दिया आपको, कहता 12,000 की लीगल बुक 1 मई को खरीदी थी और उसी दिन पुट टू यूज कर दी। सर फुल ईयर एडेप्शन हो जाएगी इसकी, जितने मर्जी आप दिन गिन लो, पूरे हो जाने इसके 180 दिन। फिर सर 18,000 की आपने 1 नवंबर को खरीदी, ओ भैया इसके कहां से 180 दिन पूरे होने हैं, नवंबर की परचेज है, इस पे हाफ डेप्शन देनी है, ये फर्क पड़ा। सर अब जिस पॉइंट का इंतजार था वो सामने है, हाफ ऑफ द हाउस इज टेकन ऑन रेंट इज बीइंग यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। शुरू से शक था, ये तो होना ही था।
रेंट यहाँ दिखा था तब भी शक हुआ था कि ये किस चीज़ का है। फिर बेटा जी यहाँ जब बिजली पानी का बिल आया था वहाँ भी शक हुआ था क्योंकि एंटायर हाउस वर्ड था। अब इसमें मैंने थोड़ा कट डाउन कर दिया था कि जीटीआई तक करूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन पूरा आया था पेपर में, डिडक्शन ये वो, पर अभी हमने डिडक्शंस बैच में किया नहीं है, ये पंगा। सिमिट्री से चल रहे हैं ना, पहले हेडिंग्स करेंगे, फिर उसके बाद बेटा जी हेडिंग्स के बाद क्लबिंग करेंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब जब जीटीआई आ जाएगी तो डिडक्शन करेंगे भाई। अब उससे पहले डिडक्शंस कैसे करते हैं? मिट्री से चलने का मतलब तो आप समझ रहे हैं। तो अब कहानी आगे बढ़ती है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने चलते हैं। सर देखिए, कंसल्टेंसी फीस ही है वकील साहब के पास जो उनकी पीजीबीपी में सेक्शन 28 में इनकम बनेगी। हाँ जी सर, और तो यहाँ कुछ नहीं है। कैपिटल गेन अपने रास्ते पे निकलेगा, रेमुनेशन अदर सोर्स में जाएगी, सैलरी जो पार्ट टाइम लेक्चरर की तरह आई है भैया वो सैलरी के हेडिंग में जाएगी। उसके बाद जी डिडक्शंस के मामले में थोड़ा सतर्क रहें। 1,44,000 का जो रेंट पे हुआ है उसकी 50% डिडक्शन हमने यहाँ देनी है। सर क्यों, ऐसा क्यों, पूरा डिडक्शन क्यों नहीं दिया आपने? सर बात सुन लो कान खोल के। हाफ ऑफ द हाउस टेकन और रेंट इज यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। आधा जो घर है उसमें वकील साहब ने दफ्तर बना रखा है, आधे घर में खुद रहते हैं। तो जिस एरिया में खुद रहते हैं वो तो पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया ना। जितना आपके बिजनेस के लिए साथ यूज हो रहा है, प्रोफेशन में यूज हो रहा है, उसकी डिडक्शन मैंने दी है, कोई गलती नहीं की। सर ऑफिस एक्सपेंसिव की पूरी डिडक्शन सीधे सीधे। अब कार की डेप्रिसिएशन की बात होने लगी है। सर आप कार देख सकते हैं, 70% ऑफ द यूज ऑफ कार ऑफिशियल पर्पस के लिए है। सर ध्यान दें, अब कार से जुड़े हुए जो भी खर्चे हैं वो 70% ही अलाउ हो पाएंगे, 30% पर्सनल है। सर कार आपने खरीदी कब है? सर 1/5/2020। पुट टू यूज सेम डे? यस सर, पुट टू यूज सेम डे। तो 3 लाख की गाड़ी पे 15%, ये तो हो गया सर पूरा पूरा। पूरा नहीं होगा बेटा, 70% होगा। 70% ऑप्शन अलाउ की है। देन उसके बाद जी कार से जुड़ा हुआ ये वाला खर्चा भी है 42,000 रुपये का। जब सोल्यूशन फाइल में आप जाओगे इस 42,000 के ऊपर भी 70% होता हुआ दिखोगे। ये सारे पॉइंट भी बैच में तकरीबन सारे बच्चों ने ठीक किए थे, क्योंकि सर ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि जो डायरेक्ट लिखे हैं भाई, अब उसको कोई कैसे गलत कर दे। अब बात आ रही है डेप्रिसिएशन की। कंप्यूटर परचेज हुआ, पुट टू यूज हुआ सेम डे, 50,000 रुपये। इसके ऊपर 40% डेप्शन लगाई गई है। 40% डेप्शन लगा के 20,000 रुपये की डेप्शन आ जाती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लीगल बुक्स जी 2 लॉट्स में आई हैं। पहला लॉट जल्दी आ गया था, 180 डेज पूरे कर गया। दूसरा लॉट थोड़ा लेट था, हाफ डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। फिर आपकी जो घर का बिजली और पानी का बिल आता है वो भी आधा ही अलाउड होगा, क्योंकि आधे में वकील साहब रहते हैं, आधे में वकालत चलाते हैं, तो 50% अलाउड। बहुत बच्चे बिजनेस इनकम का आंसर निकाल गए, बहुत बच्चे जी बिजनेस इनकम का आंसर निकाल गए। बाकी ना इसमें सिमिट्री इतनी बढ़िया नहीं बनी हुई आंसर की, जैसे पेपर में आ जाए सवाल आ जाए। इसके बाद आगे आपको ऐसे करना है, बिजनेस इनकम का नोट हो गया पूरा, स्टेटमेंट शोइंग दी नेट टैक्सेबल इनकम, क्योंकि वहां तो डिडक्शन भी करोगे। सबसे पहले वहां आएगा इनकम अंडर द हेड, इनकम अंडर द हेड सैलरीज। बताइए आपको, अब सैलरी में 2 कॉलम बना लिए। ये पार्ट टाइम लेक्चरर की तरह जो मिलता था वो सारा प्रॉपर वर्डिंग लिख के 45,000। बहुत बच्चों ने, अच्छे बच्चे हैं जी बैच के, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, ऐसा लिखा। पर मासूमियत फिर आगे, सर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेनी ही भूल गए, 45,000 ही बाहर आ रहे हैं। इतनी मासूमियत। कुछ 5-6 बच्चे थे जो ठीक कर गए, उन्हें याद रहा कि हाँ भाई सैलरी का चैप्टर चाहे हो चुका है बट स्टैंडर्ड एक्शन तो आज भी है, तो उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड एक्शन नहीं छोड़ी। यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्शन थी 16(1)(a) में, सेक्शन 16 ऊपर लिख के, ठीक है। अब वो हो जाती है 50,000 तक, ये तो 45,000 वाला था, इसकी तो सैलरी नील हो जानी थी। इसमें भी अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट सारा ठीक करके दिखाओ, मैं कहूँ तरीका थोड़ा जा बेटर कर दें कि सैलरी पहले लें, ये देखो नील। तो ये भाई आपसे इधर उधर हुआ है कईयों से, तो वो जानते हैं अपनी गलती। देखो जी टेस्ट होते ही इसलिए हैं ताकि गलतियां सामने आए, ताकि एग्जाम से पहले उन्हें के बारे में हमें अवेयरनेस हो और एग्जाम में हम उन्हें दोहरा के ना आए, ठीक है ना जी। तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अब इनकम अंडर द हेड एचपी, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं। अब इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, पीजीबीपी की इनकम आप कहेंगे जी एज कंप्यूटेड अबव, जितनी कंप्यूट की यहाँ लिख देनी है। सर कितनी कंप्यूट की? 53, 20, 200।
53,20,200, लो जी। फिर इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स, उसमें बड़े सुंदर तरीके से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर वगैरह नील, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऐसा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इतना प्यारा सीधा कैपिटल गेन था बेटा, आवाजें मार रहा था कि ले आओ यार मेरा आंसर तो ले आओ। ये देखो, सेल प्रोसीड्स थी ये 5 लाख रुपए की, ये घर खरीदा गया था इस दिन 3 लाख रुपए में, और ये घर इस ईयर के अंदर अंदर बिक गया। तो किसी भी तरह ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की शर्तें पूरी नहीं कर सकता था, तो बिना इंडेक्सिंग का बेनिफिट दिए इस चीज को किया जाना था। तो कई बच्चे तो इसे समझे और उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ठीक निकाल लिया। यहाँ इस समरी आंसर में हमने सीधा सीधा अमाउंट ही लिख रखे हैं, 2 लाख रुपए, ठीक है। जैसे देखो कंपुटेशन और टोटल इनकम एंड में बना दिया थोड़ा सा, सैलरी नील, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज में सर वो जो पेपर इवेल्युएटर वो बना हुआ ना वहाँ यूनिवर्सिटी का, उसके लिए ये आ गई जीटीआई। इस क्वेश्चन में खास पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि जो पार्ट टाइम सर्विस होती है यदि सैलरी पे अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। नलायक पार्टियों के अपने ही एक्ट हैं, कहते हैं जो पार्ट टाइम हो तो अदर सोर्सेज, फुल टाइम हो तो सैलरी। भाई कहाँ लिखा है ये, किसने सिखाया है ये? कहाँ लिख दिया कि 8 घंटे काम करोगे तो सैलरी होगा? कहाँ लिख दिया कि 2 घंटे काम करोगे तो अदर सोर्स होगा? उसने तो ये लिखा है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, चाहे आधे घंटे के लिए भी है दिन में, तो भी वो इनकम अंडर दी एड सैलरी है। फिर स्टैंड डिडक्शन लेनी भूल गए तुम, कईयों ने बुक्स पे डेप्शन को इधर उधर कर दिया, कई कैश बेसिस में डेप्रिसिएशन ही नहीं ले रहे हैं, महान है वो तो, दिमाग खराब हो चुके हैं, ठीक है जी। तो भाई ध्यान रखना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं बातें, ध्यान रखें। अगला सवाल सर जी, अगला सवाल आया जी कैपिटल गेन का, एवरग्रीन क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, इंस्टीट्यूट इस तरह के क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इसको अच्छी तरह समझें। कोई भी यदि बारे और डाउट बनता हो तो उसके लिए डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछें। मिस्टर वाई ब्रॉट अ लैंड फॉर 80 लाख इन मई 2004, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसिस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड, तो इससे अभी तो इसकी कॉस्ट मेरे दिमाग में 88 लाख तो हो गई है। ही कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग ऑन सेट लैंड फॉर 100 लाख ड्यूरिंग FY 16-17, वो भी बहुत पहले कंस्ट्रक्ट हो गई है। फिर कहता है ही एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ अबव रेजिडेंशियल हाउस विद मिस्टर जॉन, जो कि उसका कोई रिलेटिव नहीं है, अप्रैल 16 में एग्रीमेंट किया। सर कभी कभी कहीं फोरफिट ना हो जाए, ये खुशबू आनी शुरू हो जाती है। सर देख तो लो पहले, सारे एग्रीमेंट कैंसिल ही थोड़ा ना होने होते हैं। तुम्हारे सेक्शन 51, फिर वो जो मोदी जी के आने के साथ नया रूल बना, वो दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। अभी देख लो, क्या पता एग्रीमेंट अभी किया है शायद पूरा हो ही जाए, तुम्हें फोरफिट कराने की पड़ी होती है, चलने दो। द सेल कंसिडरेशन व फिक्स 700 लाख, अच्छा ये 7 करोड़ की होगी जमीन। एंड ऑन 23/4/2016 मिस्टर वाई received 20 lakh as advance in cash by executing the agreement। अब इसने एग्रीमेंट करते वक्त प्रोस्पेक्टिव जड़ा बायर है उससे बयाना जो लिया, बयाना सीधी भाषा में या एडवांस मनी, वो कैश में ले लिया। सर 50C में जो मामला जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट के बेस पे देखेंगे या डेट ऑफ ट्रांसफर की देखेंगे, उसमें यही चीज होती है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तब यूज हो सकती है अगर आपने पैसा, कुछ पैसा जो है प्रॉपर प्रिस्क्राइब मोड में लिया हो, जैसे कि अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ECS ते अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, समझ रहे कि नहीं? यहां प्रॉब्लम होगी। सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन दिस डेट, गैप काफी ज्यादा लंबा भी है, तभी तो तुम्हारे ईयर में आएगा 14/1/2021, 20-21 का मामला तभी तो बनेगा। फॉर द एग्रीड कंसिडरेशन, मतलब जो इतने साल पहले एग्रीमेंट हुआ था उसी पे बेचा। However, the stamp duty valuation authority has revised the values and hence the value of stamp duty purpose is this much। मिस्टर वाई ने 1% ब्रोकरेज भी दी सेल कंसिडरेशन पे, उसके बाद उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट्स भी की। जहां तक मैं देख पा रहा हूं इसमें इंस्टीट्यूट ने हमें इतना कंफ्यूज, जितना वो कर सकता था उतना किया नहीं। क्योंकि सर देखो, सेल डीड जिस दिन एग्जीक्यूट हुई है उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में। अब जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था उस दिन की तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी ही नहीं है, देख पा रहे हैं कि नहीं? तो
आपके लिए टैलेंट दिखाने के लिए जगह ज़्यादा नहीं है। बाकी आप ये देखेंगे कि आप दिखा रहे हो कि 700 लाख में एग्रीमेंट हुआ, आप तो इस पे अटल हो कि इतने का ही बिका। पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखी जानी है वो भी आपको 100% क्लियर है। डेट ऑफ एग्रीमेंट की नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें कंसिडरेशन प्रिस्क्राइब मोड में नहीं ली गई। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखी सिर्फ जाएगी किस दिन की, डेट ऑफ ट्रांसफर की। फिर इसका किया जाएगा 110%, इस साल से पता ही है आपको। फिर ये इससे ज्यादा होगा तो इसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आंसर में चलते हैं। पहला स्टेप देखते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 780 लाख रुपए यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस सारी चीज को आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, ये थोड़े समरी आंसर है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल सेल शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 50C बिकॉज एडवांस पेमेंट जी है वो कैश में हुई है। सर थोड़ा और भी समझाना है, वो 110% करके वो आपको पता ही है। अब सर ये पैकेज डील थी कि इसमें लैंड भी बिक रही थी और बिल्डिंग भी बिक रही थी। जब एक घर बिकता तो जमीन भी जा रही होती है और साथ में घर भी जा रहा होता। सर हमने एक कैजा क्वेश्चन भी किया था जहां पैकेज के अंदर एक कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म था, एक लॉन्ग टर्म था, याद है जब असाइनमेंट की। तो वहां कंसिडरेशन को भी स्प्लिट करना पड़ता है कि शॉर्ट टर्म के लिए कितना है और लॉन्ग टर्म के लिए कितना है। जैसे लैंड लॉन्ग टर्म है, उसे काफी समय हो गया, बिल्डिंग तो अभी 6 महीने पुरानी है, फिर तो पंगा हो जाएगा ना। यहाँ तो दोनों ही अपना लॉन्ग टर्म वाला टाइम निकाल गए हैं, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लैंड और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बड़े शानदार तरीके से आ जाता है। ठीक है ना, 301 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय रेलेवेंट इंडेक्सेस। फिर जो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है, ब्रोकरेज 700 लाख के ऊपर 1% सर, 7 लाख रुपए की ब्रोकरेज भी आएगी। ये चाहे आप पहले माइनस कर दें, इससे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। सर जी बिल्कुल ठीक है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी देयर। अब आप देख लीजिए कि भाई इसमें गलती की गुंजाइश कहाँ बनती है। सर गलती की गुंजाइश थोड़ी बहुत तब बनती अगर आपको एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो इस दिन की भी दे देता, इस दिन की भी कोई कहानी कूनी पा देता आपके सामने। कई लोग उसके साथ भी कंपेयर करते हैं। ठीक है, बाकी कॉम्पुटेशन ऑफ कैपिटल गेन मैंने हमेशा कहा है कि कॉम्पुटेशन में गलती बहुत कम चांस होते हैं होने के, अगर आपने अपनी बेसिक नॉलेज ठीक रखी हुई है इस चैप्टर की। ठीक है, लोग एग्जाम्पशंस वगैरह में गड़बड़ कर देते हैं, वो बात अलग है, वो भी होनी नहीं चाहिए बट उसमें होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने के बाद बात होती है कि इसने अब बचाने के लिए क्या क्या किया। सब्सिक्वेंट टू सेल, वाई मेड फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। acquired a residential house at दिल्ली फॉर 110 लाख, acquired a residential house at लंदन फॉर 190 लाख। रेजिडेंशियल हाउस दिल्ली में खरीदा 110 लाख का, लंदन में खरीदा 190 लाख का। सर सिर्फ हाउस इंडिया में जो खरीदा होता ना वही एलिजिबल होता, तो ये लंदन वाले को तो पीछे कर दो। 110 लाख की एग्जम्पशन तो हम दे देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एग्जम्पशन दे देनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, ये एग्जम्पशन इसकी मिल गई। हाँ जी सर, 54 हाउस सोल्ड हाउस परचेज सेक्शन 54। ठीक है जी, रेजिडेंशियल हाउस परचेज इन इंडिया इज एलिजिबल, रेजिडेंशियल हाउस परचेज आउटसाइड इंडिया इज नॉट एलिजिबल। बहुत बढ़िया सर। अब सर 54 ईसीबी लाइन में है, कतार में है। सब्सक्राइब टू NHAI कैपिटल बॉन्ड अप्रूव्ड अंडर 54 ईसी। भाई साहब और क्या चाहते हैं, जब अप्रूव्ड ही लिख दिया। 45 लाख रुपए इस दिन। सर डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? सर डेट ऑफ ट्रांसफर तो 14/1/2021 है। सर इससे कितना टाइम होता है? सर 6 महीने का टाइम होता है, 13/7/2021 तक का टाइम है, एक दिन पीछे ना। ठीक है, यहाँ तक खरीद लो तो चल जाएगा। कब खरीदते हैं? 29/3, 45 लाख रुपए के। अब कहता है 50 लाख रुपए के मैंने यहाँ खरीदे हैं 12/5 को। सर स्कीमें ना पाओ फाइनेंशियल ईयर चेंज करके और ये क्या कि चलो है तो अभी भी 6 महीने के अंदर ही। आपको पता है कि इस सेक्शन में एक एसएससी को एग्जाम्पशन एक फाइनेंशियल ईयर के टैक्स में 50 लाख से ज्यादा की नहीं दी जाती, चाहे उसके लिए इन्वेस्टमेंट आप सेम फाइनेंशियल ईयर में कर लो चाहे अगले साल। आप एग्जाम्पशन मांग तो मेरे से 2021 में रहो, हाँ, ये दिखा के कि यार देखो जी ये दोनों टाइम के अंदर है, तो मैं कहूँगा भाई टाइम के अंदर तो है, पर मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितनी दे सकता हूँ मैं आपको? 50 लाख रुपए। तो मैंने 50 लाख रुपए की एग्जाम्पशन दी और ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ गया। बहुत ही बढ़िया सर। यहाँ कुछ लोगों ने गड़बड़ की है, प्रेजेंटेशन और सुधारने की कोशिश करें।
एक तो बेटा देखो टेस्ट जब होता है ना तो आपके दिमाग में ये भी टाइम फैक्टर भी होता है, यार मैं टाइमली कंप्लीट कर दूं, मैं स्कैन करके सर को भेज दूं, रह ना जाए, दिक्कतें हो जाती है ना बेटा। अब क्या कर सकते हैं। टेस्ट तो बेटा देखो स्पीड में से ही करना पड़ता है, क्योंकि जब आप बहुत स्लो स्लो करेंगे तो कभी भी ये पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पेपर आपके पहले ग्रुप के 4 पेपर में से सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एमसीक्यूज भी हैं दो, फिर आपके पार्ट्स हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स है। तो स्पीड आपकी होनी चाहिए, एनर्जी आप में होनी चाहिए पेपर करते वक्त। स्टार एंटरप्राइज हैज ट्रांसफर्ड इट्स यूनिट आर टू द ए लिमिटेड बाय द वे ऑफ स्लम्प सेल। स्लम्प सेल की गई है। स्लम्प सेल में हम देखते हैं कि एक ना एक यूनिट जो है वो एसेट एज वेल एज लायबिलिटी एक लमसम कंसिडरेशन के बदले बेच दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो 50 बी ਇਹਦਾ तरीका बताता है कि कैसे कंप्यूट करना है। समराइज बैलेंस शीट ऑफ द स्टार एंटरप्राइज इज गिवन बिलो। तो सर कौन सा यूनिट बेचा आपने? यूनिट आर। सर यूनिट आर, यूनिट आर, यूनिट आर। पहले तो ये फर्ज बनता है कि इनकी तरफ ध्यान दे। यूजिंग द फर्दर info compute the capital gain arising from slump sale of unit R for AY 21-22। कंसिडरेशन 930 लाख रुपए। फिक्स एसेट में आपको पता है ये रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट पक्का बनना है, जब स्लम्प सेल होनी है पॉइंट बनना ही बनना है। फिक्स एसेट ऑफ यूनिट आर इंक्लूड लैंड विच वाज परचेज एट 110 लाख इन द ईयर दिस वाज रीवैल्यूड एट 140। तो कितना रिवैल्यूएशन गेन है? 30 लाख। सर बगैर रिवैल्यूएशन के उठाना। अदर फिक्स एसेट्स आर रिफ्लेक्टेड एट 460 लाख, that is 600 lakh less the value of land, which represents the WDV of those assets as per the books. The written down value of these assets is 430। तो ये आपको भड़का रहा है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि आपको बाकी के एसेट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इनकम टैक्स के अनुसार उठाने होते हैं। यूनिट आर वाज सेटअप बाय स्टार एंटरप्राइज इन अक्टूबर 2006। पीरियड ऑफ होल्डिंग काफी लंबा है, तो लॉन्ग टर्म तो होगा, बट सर इंडेक्सिंग का बेनिफिट इस केस में नहीं दिया जाता। भड़काने के लिए इंडेक्स आपके साथ हैं ताकि आप उन्हें लगाएं और अपने नंबर गवाएं, जो कि इंस्टीट्यूट हमेशा चाहता है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इतनी आ गई जी। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये कैसे है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर की तो डिडक्शन डिडक्शन जो भी है वो हम ले ही लेंगे, अगर होगा तो। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर तो सर इसमें शायद है भी नहीं। तो सर नेट वर्थ निकालते हैं, ठीक है। तो लैंड बिना रिवैल्यूएशन के, सर लैंड बिना रिवैल्यूएशन के 110 लाख। ये अच्छी तरह देख लो बेटा जी, लैंड आपने जितने में खरीदी थी वो रही, रिवैल्यू करके तो हमने इसमें लेना नहीं होता, ठीक है सर। अब सर बाकी फिक्स एसेट पे अकाउंट्स बुक्स जो मर्जी कहती रहे, हमें उनकी डब्ल्यूडीवी चाहिए इनकम टैक्स के अनुसार, ठीक है। सिंगल एसेट इन अ ब्लॉक मान के डेप्रिशिएट करना पड़ता है कई बार। ये चीज भी आ गई 430। अब सर यूनिट आर के पास एक और चीज है, 440 के अदर एसेट है। सर ये चीज भी आ गई, बहुत बढ़िया सर। फिर इसके पास कुछ लाइबिलिटीज हैं, कितने की? सर 140 लाख की लाइबिलिटीज भी माइनस कर दीजिए। नाउ हमारी नेटवर्थ है इतनी, नेटवर्थ है 840 लाख। 930 लाख में स्लम्प सेल का सौदा हुआ है, 840 लाख यदि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। रखा है आपने इस यूनिट को 36 महीने से कहीं ज्यादा था, कहीं कहीं ज्यादा था। तो भाई ऐसी सिचुएशन में इस गेन को लॉन्ग टर्म तो कहेंगे पर इंडेक्सिंग नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में 90% जनता ठीक थी, मतलब मजा आ गया कि स्लम्प सेल आपको अच्छे से करना आता है, दिक्कत वाली बात नहीं थी। किसी ने इंडेक्सिंग करने वाली बेवकूफ़ी एटलीस्ट नहीं की। हाँ कोई एक आधा होगा जिसका यहाँ पे कोई गड़बड़ हुआ है, उस वजह से उसकी कॉस्ट सही नहीं आई, ठीक है जी। बाकी सारे नोट्स वगैरह वहाँ दे रखे हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है ये सर रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम पे था। जब भी रिवर्स मॉर्टगेज आपके सामने आए तो एक तो सेक्शन 47 फिर उसका वो 16th जड़ा क्लॉज है वो याद आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। एक 1043 याद आ जाना चाहिए, क्योंकि इन दो सेक्शनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। पढ़ते हैं। मिसेस महालक्ष्मी एन इंडिविजुअल एज 68 ईयर mortgage her residential property purchased for 3 lakh on this date with a bank under a notified reverse mortgage scheme, और उन्हें लोन मिला 20 लाख रुपए का। रिवर्स मॉर्टगेज थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कई बार मैं पढ़ाते वक्त, जो लोग माँ बाप की कदर नहीं करते, हालात ऐसे हो जाते हैं कई बार, तब माँ बाप को इस स्कीम का सहारा लेना पड़ता है।
तो भाई जो इन्होंने अभी ये मॉर्टगेज किया है और ये लोन लिया है, इसमें कोई ट्रांसफर नहीं है, ना ही ये लोन इनकम है। 4716 आपको क्लियर कर देगा कि ये कोई ट्रांसफर नहीं है। 1043 क्लैरिफिकेशन के तौर पे एग्जम्पशन देता है, कहता है इनकम तो चलो है ही नहीं, लोन का भी इनकम थोड़ा ना होता है। चलो फिर भी कोई डाउट ना आ जाए तो 1043 कहता है चलो यार एग्जम्पशन ले लो। एज पर दी सेड स्कीम शी वाज रिसीविंग द लोन अमाउंट इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 30,000 रुपये पर मंथ फ्रॉम द बैंक। ठीक है, अपना गुजारा करने के लिए। Mrs. Lakshmi was not able to repay the loan on maturity and in the lieu of settlement of loan, surrender the property to bank. अब हमने रिवर्स मॉर्टगेज मॉड्यूल में पूरा पढ़ा था डिटेल में कि इसमें कई तरह की ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन ये होती है कि एक टेन्योर के लिए लोन लेना है। एक ऑप्शन ये होती है कि जब तक हमारा सीनियर सिटीजन है बैंक फोर्स नहीं करेगा, और जब उसकी डेथ हो जाती है फिर वो देखेगा कि अब लोन की भरपाई कैसे करवानी है। ठीक है, तो लगता है इन्होंने जो ऑप्शन ली होगी वो एक टेन्योर वाली ऑप्शन ली होगी। अब टेन्योर के एंड पे ये लोन पे नहीं कर पा रही हैं, तो बैंक वालों ने प्रॉपर्टी को बेच दिया 25 लाख रुपए में। ध्यान रखिए, 22/2/2021 को। उसके पास कोई भी और इनकम नहीं है मिसिस महालक्ष्मी के पास। कहते जी टैक्स कॉन्सिक्वेंस बता दीजिए और टैक्स बता दीजिए कितना हो पाएगा। चलिए सर पढ़ते हैं बारे। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम notified by central government shall not be a transfer 4716। अकॉर्डिंगली जो ये मॉर्टगेजिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस हुआ है, इसको तो बेटा जी हमने कोई ट्रांसफर मानना ही नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कैपिटल गेन मॉर्टगेज करते वक्त बिल्कुल नहीं राइज होता कि मॉर्टगेज इज नॉट टेकन एज ट्रांसफर। अब कहते हैं एनी अमाउंट रिसीव बाय सीनियर सिटीजन, जो लोन के तौर पे पैसा आ रहा है, बैंक वालों ने कोई पेंशन थोड़ी ना लगा दी माता जी की, वो तो बच्चे निकम्मे हैं इसलिए ऐसा करना पड़ा है, और कोई इनकम नहीं था। तो ये लोन एक ले लिया है। अब बैंक वाले एक टाइम के बाद कहेंगे माता जी लोन वापस करो, नहीं तो हम घर बेचने लगे। इसलिए इस पैसे को इनकम तो माना ही नहीं जा सकता। तो वो कहता है कि चलो यार फिर भी क्लियर कर देते हैं कि रिवर्स मॉर्टगेज में जो भी पैसा मिलेगा उस पर इनकम टैक्स नहीं है 1043। इसका प्रॉपर आंसर नहीं लिखा तुम लोगों ने, लिखा है पर वो शायद कोऑर्डिनेशन की कमी है, चीजें बाद में ध्यान में आ रही हैं, या टाइम की कमी है। सबसे बड़ी बात तो कि सर वो टाइम फिर स्कैन भी करना होता है, तो फिर आप जो लेट सबमिट करो तो चेक नहीं करते। आपके भी नखरे पूरे हैं, क्या कर सकते हैं बेटा। देयर फोर द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 30,000 रिसीव बाय मिसिज महालक्ष्मी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। कहता भैया ये तो एग्जम्प्ट है। अब कैपिटल गेन कब होगा? सर ओनर कौन है इस घर के? मिसिज महालक्ष्मी। जब बैंक वाले अपना लोन रिकवर करने के लिए इस घर की बोली लगाएंगे, नीलामी करवा देंगे, तो कैपिटल गेन तो ओनर के पास ही होगा। एक नालायक पार्टी ऐसी भी याद आ रही है टेस्ट की पूरी सिचुएशन ध्यान में रखते हुए, जो कह रही है कैपिटल गेन वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बैंक। शर्म कर ले यार, बैंक का थोड़ा ना ये घर। ओवर द कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी वुड बी अट्रैक्टेड इन प्रीवियस ईयर 2021 व्हेन बैंक सेल द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग द लोन। कहता है जब बैंक वाले इस घर को बेचेंगे तब होगा कैपिटल गेन। सर अब मिसिज महालक्ष्मी ने घर कब खरीदा था? परचेज किया था उन्होंने फॉर 3 लाख ऑन 1/10/2002। परचेज अ प्रॉपर्टी विद फिर आगे लिखा विद द बैंक अंडर नोटिफाइड मॉर्टगेज स्कीम, फिर वो मॉर्टगेज भी साथ साथ ही है। बट ये डेट देखें तो देखो यार उसने क्या लिखा, मिसिज महालक्ष्मी इंडिविजुअल्स एज 68 ईयर मॉर्टगेज हर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज फॉर 3 लाख ऑन दिस डेट विद द बैंक। अब एग्जैक्टली मॉर्टगेज कब किया वो छड्डो, परचेज की डेट तो आ गई, परचेज की डेट मिल गई है और टाइम बहुत लंबा है। उस हिसाब से यहाँ कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म वाला है, ये इंडेक्सिंग हो गई है, ये कंसिडरेशन है। ये आ गई जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें जी आपकी इतनी इनकम बन चुकी है। अब भाई आप ये भी ध्यान रहे हैं कि टैक्स भी कंप्यूट कर रहे हैं, 68 ईयर्स है उनकी एज, तो 3 लाख वाला स्लैब का बेनिफिट दे दो। एलटीसी जी 112 लगाना है, ये केड़े कोई शेयर श्योर है कि सोचो में पड़ जाओ कि क्या टैक्स लगेगा। 20% टैक्स लगाओ, 4% सेस लगाओ, बात कर दो खत्म। ये था भाई इसका डिस्कशन। तो इदां ही जिस तरह आपके टेस्ट वगैरह होते रहेंगे, आप ये वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे ताकि किसी चीज़ की कमी ना लगे आपको कि भाई ये चीज़ कैसे होनी थी। तो पढ़ो, बहुत अच्छी तरह पढ़ो यार, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, यहाँ से काम चल जाएगा वहाँ से चल जाएगा, नहीं। हमारे पास यार कोई, हम क्रैश कोर्स नहीं कर रहे हैं, कोई ये फास्ट ट्रैक नहीं है, प्रॉपर रेगुलर कोर्स चल रहा है। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी डन। ओके जी बेटा, बाय बाय।